गाइज आज दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। पिछले 3 साढ़े 3 महीनों से मैंने बिना किसी इनकम के लगातार आप सबके लिए रेगुलर वीडियोस बनाई हैं। इतने टाइम तक मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। लेकिन अब मेरी सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। इसी वजह से मैंने सोचा था कि शायद वीडियोस को मेंबर्स ओनली कर दूं। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन क्या किसी ने कभी मेरी तरफ से भी सोचा? जब मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, तब भी मैंने वीडियोस बनाना बंद नहीं किया। मैं फिर भी रोज मेहनत करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं। इसलिए मैंने एक और डिसीजन लिया है, मैं वीडियो सबके लिए नॉर्मल ही रखूंगा। जो लोग सच में मेरी हेल्प करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते या सुपर चैट सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसे दे। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपका प्यार, आपका लाइक, कमेंट और शेयर भी मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उनका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी मेरी बहुत बड़ी मदद करेगा और मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की हिम्मत देगा। दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उम्मीद है आगे भी आप सब इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। विशाल और भयावह हॉल में चारों ओर दानवों की ऊंची ऊंची मूर्तियां खड़ी थीं। उनकी लंबी परछाइयां ठंडे पत्थर के फर्श पर दूर तक फैली हुई थीं। हॉल के बीचों बीच दो विशाल सिंहासनों के सामने घुटनों के बल झुकी हुई थी मैडम ओफेलिया। हमेशा शांत और चालाक रहने वाली उसकी सूरत आज पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, माथे पर ठंडा पसीना लगातार छलक रहा था। तभी दाईं तरफ के सिंहासन पर बैठे काले हुड वाले व्यक्ति की बर्फ जैसी ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैडम ओफेलिया, तुम्हारे मास्टर तुमसे बेहद निराश हैं। ओफेलिया बुरी तरह सिहर उठी। उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की थी, लेकिन धड़ाम, काले हुड वाले आदमी ने सिंहासन के भारी हत्थे पर जोर से मुक्का मारा। तक! उसने जीभ से नाराजगी भरी आवाज निकाली और ओफेलिया की बात बीच में ही काट दी। तुम्हारी कोशिशों का नतीजा मियाँ की तरह ही किसी की नजर में नहीं आया। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता तो आज तक लोग मियाँ की तारीफ करते और उसे सेंट का पुनर्जन्म मान चुके होते। ओफेलिया का शरीर फिर से कांप उठा। उसे अच्छी तरह पता था उनकी सारी योजनाएं किसने बर्बाद की थी। उसके दिमाग में तुरंत एक चेहरा उभरा, एक ऐसा अस्तित्व जो किसी जहरीले सांप की तरह डर और घुटन पैदा करता था। मुझे लगता है, उसने मुश्किल से शब्द निकाले, इस सारी परेशानी की जड़ डेबोरा सीमोर है। बगल वाले सिंहासन पर बैठा मरून रंग का सूट पहने एक तेज नैन नक्शों वाला आदमी थोड़ा आगे झुक गया। हॉल का अंधेरा उसकी आंखों को पूरी तरह ढंक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, तुम कह रही हो डेबोरा सीमोर? जी, ओफेलिया तुरंत बोली। उसे लगा शायद अब उनका गुस्सा दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। आजकल वही हर जगह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसी वजह से मियाँ के पास चमकने के कई मौके ही नहीं बचे। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल फिर से खामोश हो गया। सीमोर नाम सुनते ही सबके मन में एक ही व्यक्ति की छवि उभर आई, ड्यूक गॉर्जियस सीमोर। जादू की दुनिया का ऐसा अटूट किला जिसके रहते उसकी बेटी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। काले हुड वाला आदमी धीरे से पीछे टिक गया। उसने अपनी ठुड्डी अपने पीले हाथ पर टिका दी। उसके हाथ पर छोटी छोटी काली मकड़ियां रेंग रही थीं, लेकिन उसे उनसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, इतने लोगों में से रास्ते का कांटा ड्यूक सीमोर की बेटी ही क्यों निकली? मेज टावर के मास्टर की बेटी। उसने अपने हुड के अंदर से एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। ये सचमुच परेशानी वाली बात है। पर ओफेलिया जल्दी से बोली, वो ज्यादा दिन तक हमारे रास्ते का कांटा नहीं रहेगी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ड्यूक सेरिक की बेटी ने पहले ही उसे अपना निशाना बना लिया है। वो लोगों की राय अपने पक्ष में करने में बहुत माहिर है, इसलिए वो बहुत जल्द डेबोरा सीमोर को नीचे गिरा देगी। वो आदमी कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी पीठ पीछे बैंगनी आग की लपटें लहरा रही थीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उसने ठंडी आवाज में पूछा।
ओफेलिया ने तुरंत सिर हिला दिया। जी, डेबोरा बस उस इक्वेशन की वजह से किस्मत से बच गई थी और उसके पास मैना भी नहीं है, इसलिए अब उसके अलग नजर आने की कोई वजह नहीं बची। आदमी का चेहरा और सख्त हो गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी लंबी परछाई ओफेलिया के कांपते हुए शरीर पर फैल गई। हाल ही में सैक्रेड ब्लड हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। इसका मतलब हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। उसने अपनी एक उंगली सीधा ओफेलिया के चेहरे की तरफ तान दी। इसलिए याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उधर उन अंधेरे हॉल से बहुत दूर अपनी आलीशान और गर्माहट भरे कमरे में डेबोरा सीमोर अपनी शानदार मेज पर झुकी हुई बैठी थी। उसकी कलम की लगातार चलने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो बड़े ध्यान से एक माइंड मैप बना रही थी। उसके बीचों बीच एक नाम को मोटे घेरे से घेरा गया था, इसीडोर। उस नाम से कई शाखाएं निकल रही थी। लीडर ऑफ एप्सिलॉन, ड्यूक विस्कॉन्टी का सबसे बड़ा बेटा, क्राउन प्रिंस का दोस्त, व्हाइट नाइट्स का वाइस कैप्टन। दूसरी तरफ उसने इसीडोर के उन सभी एहसानों की सूची लिख रखी थी। पिलार से मुझे बचाया, जाउस्टिंग टूर्नामेंट जीता, टेकआउट ड्रिंक्स का प्रमोशन करने में मदद की, ऑक्शन से खरीदी हुई किताब मुझे दे दी। डेबोरा ने कलम से कागज पर हल्की हल्की थपकी दी। उसकी लाल आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। मैंने बहुत सोचा, आखिर इसीडोर मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? पहले मुझे लगा था शायद वो फादर की वजह से मेरे करीब आना चाहता है। आखिर फादर मेज टावर के मास्टर हैं। एक समझदार नोबल के लिए यही सबसे तर्कसंगत जवाब था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने नोट्स देखती गई, वो तर्क कमजोर पड़ने लगा। अगर ऐसा होता तो फिर उसने हाउस के छठे प्रमुख की वो दुर्लभ किताब मुझे क्यों दी? उसे याद आया कैसे इसीडोर मुस्कुराते हुए वो किताब उसके हाथ में दे रहा था। उसी किताब की वजह से तो फादर मुझसे खुश हुए थे। अगर उसका मकसद फादर तक पहुंचना होता तो ऐसा करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। तो फिर उसका असली मकसद क्या था? अचानक डेबोरा के दिमाग में एक तस्वीर उभर आई। चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी के बीच इसीडोर बड़े प्यार से डेबोरा की तरफ देख रहा था। उसका हाथ धीरे से डेबोरा के गाल पर टिका हुआ था। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि वो मुझे पसंद करता है, बस यहीं उसके सारे विचार बुरी तरह पटरी से डगमगा गए। आह! डेबोरा ने तुरंत अपनी कलम गिरा दी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, उसने शर्माते हुए कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। सिर्फ ये सोच लेने से ही मेरा हार्ट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गए हैं। उसने एक लंबी सांस ली। फिर भी उसने अपने लाल पड़े चेहरे को दोनों हाथों से कसकर पकड़े रखा। वो किसी भी तरह अपने दिमाग को फिर से भावनाओं से हटाकर सीधे बिजनेस और मैथमेटिक्स की तरफ ले जाना चाहती थी। ज्यादा तर्कसंगत जवाब तो शायद। डेबोरा के दिमाग में अचानक गिल्ड मास्टर ब्लैंच की छवि उभर आई। गहरे हुड की परछाइयों में छिपा उसका चेहरा हमेशा की तरह रहस्यमय लग रहा था। डेबोरा ने अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी। उसकी लाल आंखें गहरी सोच में सिकुड़ गईं। शायद नॉवल में जिसका मुश्किल से जिक्र हुआ था, वो इसीडोर अचानक इस सब में क्यों शामिल हुआ? उसका संबंध गिल्ड मास्टर से हो सकता है। उसने अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाई। एक तरफ सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ इसीडोर और दूसरी तरफ सोने के सिक्के गिनता हुआ रहस्यमयी गिल्ड मास्टर। दोनों जैसे एक दूसरे से किसी अनदेखे धागे से जुड़े हुए थे। फिर उसने एक एक करके सारे रिश्तों को जोड़ना शुरू किया। इसीडोर क्राउन प्रिंस का सबसे करीबी दोस्त है। उसके मन में तुरंत क्राउन प्रिंस वेरोनिक की शांत और शाही मुस्कान उभर आई। और गिल्ड मास्टर क्राउन प्रिंस का स्ट्रैटेजिस्ट है। अचानक जैसे कोई अधूरी पजल पूरी हो गई। मतलब दोनों के बीच की कड़ी क्राउन प्रिंस ही है। लेकिन यहीं आकर उसकी सोच रुक गई। उसके आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डेबोरा ने लंबी सांस ली। वो अपनी मुलायम कुर्सी पर पीछे की तरफ ढह गई। दोनों हाथ ढीले होकर नीचे लटक गए। बस, उसने खाली नजरों से सामने देखते हुए बुदबुदाया। मैं इससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रही। इसके आगे कुछ समझ नहीं आता। अचानक वो झटके से सीधी बैठ गई। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक नया आइडिया कौंधा। चटाक! उसने उंगलियां चटकाई। चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। ओह,
क्यों ना मैं दूसरे इन्फॉर्मेशन गिल्ड से इसिडोर के बारे में जानकारी निकलवाऊं? उसे अपना आइडिया तुरंत पसंद आ गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। गिल्ड मास्टर तो शायद इसिडोर को लेकर थोड़ा ज्यादा ही पक्षपाती है, इसलिए उसकी रिपोर्ट्स पूरी तरह बायस हो सकती हैं। उसी समय सिर्फ डेबोरा की कल्पना में एक छोटे से चिबी मास्टर ब्लैंच ने दोनों हाथ हवा में उठाकर घबराहट में चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन डेबोरा में अपनी ही कल्पना को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो धीरे से खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर पूर्णिमा का चमकता हुआ चांद पूरे आसमान को रोशन कर रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। शायद दूसरे इन्फॉर्मेशन गिल्ड्स मुझे इसिडोर के बारे में ज्यादा निष्पक्ष और सच्ची जानकारी दे सके। जाउस्टिंग टूर्नामेंट खत्म होने के कुछ दिन बाद मैं अरमांड गई ताकि देख सकूं कि दुकान का काम कैसा चल रहा है। लेकिन शांत सी रूटीन इंस्पेक्शन की जगह मेरा इंतजार एक अनपेक्षित मेहमान कर रहा था। मैं उस कीमती इंसान का एहसान चुकाना चाहता हूं जिसने मेरी इतनी मदद की है। जैसे ही मैं पहुंची, एक नौजवान ने चमकते चेहरे के साथ उत्साह से कहा। मेरा मैनेजर आगे बढ़ा और उस जरूरत से ज्यादा उत्साहित युवक की तरफ इशारा किया। मैडम, ये जनाब आपसे मिलने की जिद कर रहे थे। मुझसे? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। रुको, क्या तुम वही नाइट नहीं हो जो जाउस्टिंग टूर्नामेंट में था? उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, जैसे उसके चारों तरफ काल्पनिक सितारे टिमटिमाने लगे हों। जी, मेरा नाम ऑरिक्स मिरकेन है। आपको मैं याद हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और उसके ईमानदार चेहरे को ध्यान से देखने लगी। तो तुम मेरा एहसान चुकाने आए हो? ऑरिक्स ने जोर जोर से सिर हिलाया। जी, मेरी दुकान का जो ड्रिंक मुझे मिला था, उसी की वजह से मैंने टूर्नामेंट में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। अचानक उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आवाज गंभीर हो गई। मेरा परिवार बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। हालात इतने बुरे थे कि मेरी छोटी बहन को बेच दिया जाता और मुझे मर्सनरी ग्रुप में शामिल होना पड़ता। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल वो फिर मुस्कुरा उठा। इस बार उस मुस्कान में सिर्फ कृतज्ञता थी। लेकिन टूर्नामेंट की प्राइज मनी की वजह से मेरी बहन बच गई और मुझे एक नाइट के रूप में सम्मान भी मिला। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। काफी भावुक कहानी है। ये चाहता तो दूर से ही मेरा शुक्रिया मान सकता था, लेकिन ये इतना ईमानदार है कि खुद सामने आकर एहसान चुकाना चाहता है। मैंने तय किया कि इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने मैनेजर की तरफ देखा। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? जी मैडम, उसने झुककर आदर से कहा। मैं वापस आरमान चला जाता हूँ। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो युवा नाइट रह गए। मैंने पूरी तरह उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम मेरा एहसान कैसे चुकाना चाहते हो? ऑरिक्स ने बिना एक पल सोचे अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैडम, आप जिस भी तरह मेरी मदद कर सके। मेरे होठों पर हल्की सी समझदार मुस्कान आ गई। हाल ही के टूर्नामेंट के बाद पूरा शहर सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा कर रहा था। हाल ही में ऑरिक्स मिरकेन ने पूरे साम्राज्य में सबसे बेहतरीन नाइट इन ट्रेनिंग के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। ऐसे में कई प्रतिष्ठित नोबल हाउसेस की तरफ से उसके लिए भर्ती के प्रस्ताव आने लगे। एक से बढ़कर एक शानदार ऑफर मोम की मुहर लगे पत्रों के साथ उसके पास पहुंच रहे थे। हर कोई उसकी प्रतिभा को अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन इस समय वो उन सबको छोड़कर एक शांत कमरे में एक रहस्यमयी हुड पहने शख्स के सामने खड़ा था। मुझे पूरा यकीन है, डेबोरा ने भारी काले लबादे के अंदर से धीमी आवाज में कहा। तुम्हें कई बड़े नोबल हाउसेस ने अपने यहाँ आने का प्रस्ताव दिया होगा। वो कुछ पल रुकी, फिर उसने सीधा सवाल पूछा, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि मैं चाहे कोई भी हूँ तुम मेरे लिए काम करोगे? ऑरिक्स ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने पूरे विश्वास के साथ सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अटूट दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। जी, मेरा हमेशा से यही मानना है कि जिसने मुझ पर एहसान किया हो उसका एहसान जरूर चुकाना चाहिए। होठ के नीचे छिपी डेबोरा अंदर ही अंदर खुशी से खिल उठी। कमाल है, ये तो मेरे स्लेव नंबर 3 के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतना वफादार इंसान, इसे रिक्रूट करना तो बनता है। फिर उसने शांत स्वर में कहा, तो अब मेरी भी बारी है अपनी असली पहचान बताने की। इतना कहकर उसने एक झटके में अपना हुड पीछे हटा दिया। उसके खूबसूरत लैवेंडर रंग के बाल कंधों पर बिखर गए और उसकी पहचान बन चुकी लाल तेज नजरें साफ दिखाई देने लगी। ऑरिक्स वहीं का वहीं जम गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। एक पसीने की बूंद उसके गाल पर धीरे धीरे लुढ़कने लगी। उसकी आंखें हैरानी से पूरी फैल गईं। हैं?
डेबोरा बिल्कुल शांत भाव से उसे देखती रही। उसके चेहरे पर वही ठंडी और प्रभावशाली मुस्कान बनी रही। लगता है ये काफी शौक हो गया है, उसने मन ही मन सोचा। शायद इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं हाउस सीमोर की बदनाम विलेनेस हूँ, लेकिन उसके ठंडे चेहरे के पीछे अंदर ही अंदर हल्की सी घबराहट भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन पहले मेरे एहसान का बदला चुकाने की बात तो तुमने ही की थी, उसने मन ही मन सफाई दी, जैसे उसके माथे पर भी एक अदृश्य पसीने की बूंद उतर आई हो। बस अब कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना फैसला बदल दे। क्या तुम जानते हो? डेबोरा ने अपनी लाल आंखों से सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं कौन हूँ? ऑरिक्स उसकी तीखी नजर के सामने थोड़ा घबरा गया। वो अगले ही पल वो झट से गहरा झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए राजधानी की बातें मुझे ज्यादा पता नहीं है। डेबोरा कुछ पल के लिए हैरान रह गई। हाँ, लेकिन मुझे देखकर तो तुम काफी शॉक हो गए थे। ऑरिक्स का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो बुरी तरह घबरा गया और दोनों हाथ हिलाते हुए जल्दी जल्दी बोला, वो बात ऐसी नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए मैं इतना घबरा गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में माफी चाहता हूँ। हाँ? डेबोरा मन ही मन चौंक गई। तो बात ये थी। उसकी मासूमियत देखकर उसे हल्की सी हंसी भी आ गई। कुछ पल बाद उसने फिर अपना शांत और शाही अंदाज अपना लिया। वो पूरे आत्मविश्वास से खड़ी हुई और बोली, तो फिर मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं हूँ डेबोरा सीमोर। ऑरिक्स की आंखें फिर से फैल गईं और वो तुरंत दोबारा गहरे सम्मान के साथ झुक गया। आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, माय लेडी। सिर उठाओ, डेबोरा ने शांत स्वर में कहा। जब ऑरिक्स धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ तो उसने उसकी तरफ संतुष्टि भरी नजर से देखा। मुझे खुशी है कि मेरी लंबी रिसर्च के बाद बनाया गया ड्रिंक तुम जैसे बेहतरीन नाइट के काम आया, और मैं इस बात से भी प्रभावित हूँ कि तुम सिर्फ मुझे धन्यवाद कहने के लिए यहाँ तक आए हो। ऑरिक्स चुपचाप उसकी हर बात सुनता रहा। वो अभी भी इस मुलाकात के असर से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। डेबोरा ने आगे कहा, तो मैं तुम्हें ये एहसान चुकाने का एक मौका देती हूँ। उसकी आवाज में हाउस सीमोर की पूरी शान और अधिकार साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें सीमोर नाइट्स में शामिल होने की अनुमति देती हूँ। वहां ट्रेनिंग करो और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनो। ऑरिक्स पूरी तरह जड़ हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें अविश्वास से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसे जिंदगी बदल देने वाला ऐसा प्रस्ताव मिला है। जहां तक मुझे पता है, डेबोरा सीमोर ने अपनी लाल आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए सोचा, ओरिक्स को पहले ही हाउस सेरिग और हाउस बेलीग से भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। हाल के दिनों में ओरिक्स मिर्किन पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन चुका था। डेबोरा जहां भी जाती उसे उसकी प्रतिभा की बातें सुनने को मिलती, लेकिन उसके पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता था जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। भले ही हाउस सीमोर एक मेज फैमिली के रूप में मशहूर था, लेकिन उनके नाइट्स भी किसी से कम नहीं थे। उनकी निजी सेना में साम्राज्य के सबसे कुशल और शक्तिशाली योद्धा शामिल थे। आखिर वो एम्पायर के 4 ग्रेट हाउसेज में से एक थे, इसलिए सीमोर नाइट्स ज्यादातर नाइट ऑर्डर से कहीं बेहतर थे। डेबरा के हिसाब से इसमें दोनों का ही फायदा था, यानी विन विन सिचुएशन। जैसे ही उसने अपनी बात ओरिक्स को बताई, वो खुशी और हैरानी से लगभग कांप उठा। वो बार बार झुककर सलाम करने लगा। इतना बड़ा प्रस्ताव उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सीमोर नाइट्स में? मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है, माय लेडी। डेबोरा में बिना एक पल गवाए अपनी जेब से एक आधिकारिक दस्तावेज निकाल लिया। उसके चेहरे पर जीत से भरी मुस्कान थी। लो, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे अधीन काम करोगे। उसने कागज उसकी तरफ बढ़ाया और नीचे बने हस्ताक्षर वाले स्थान की ओर इशारा किया। सर ओरिक्स, बस यहाँ साइन कर दो। ओरिक्स ने कलम तो पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कॉन्ट्रैक्ट के छोटे छोटे शब्दों पर गई, उसका चेहरा उलझन से भर गया। रुकिए, उसी समय डेबोरा अचानक उसकी तरफ झुक गई। साइन करो, उसने तेज और दबाव भरी आवाज में कहा। वो उसे सोचने का जरा भी मौका नहीं देना चाहती थी। डेबोरा की अचानक आई सख्त आवाज से ओरिक्स बुरी तरह घबरा गया। उसने बिना कुछ और सोचे जल्दी जल्दी अपना नाम लिख दिया। जी, माय लेडी। फ्विप! अगले ही पल डेबोरा ने बिजली की तेजी से साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से खींच लिया। उधर ओरिक्स सिर खुजलाता हुआ वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर गहरी उलझन थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने अपनी पूरी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर दिया। इधर डेबोरा ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे की विजयी मुस्कान छिपाई। सच में आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, उसने मन ही मन खुशी से सोचा।
सिर्फ अपने कैफे की प्रमोशन के लिए ड्रिंक स्पॉन्सर किए थे और बदले में पूरे टूर्नामेंट के एक सेमीफाइनलिस्ट को ही रिक्रूट कर लिया। जास्टिंग टूर्नामेंट की जबरदस्त सफलता के बाद आमंड कैफे ने अपना नया ड्रिंक लॉन्च किया, सुपर रेड। ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक था जो शरीर को तुरंत तरोताजा करने और एनर्जी वापस लाने का दावा करता था। लॉन्च होते ही ये पूरे साम्राज्य में जबरदस्त हिट बन गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आमंड अब एक के बाद एक ऐसे नई ड्रिंक्स लाने वाला था जो उसे एम्पायर के बाकी सभी कैफे से बिल्कुल अलग पहचान दिलाने वाले थे। हालांकि डेब्रा सीमोर उन लोगों में से नहीं थी जो एक सफलता के बाद आराम से बैठ जाएं। उसके दिमाग में पहले से ही अगले क्रांतिकारी ड्रिंक का आइडिया तैयार था। एक शांत और धूप से जगमगाते पार्लर में डेबोरा आराम से मुलायम सोफे पर बैठी थी। उसने दोनों हाथ बांध रखे थे और अपने गुप्त बिजनेस पार्टनर को अपने नए एक्सपेरिमेंट का स्वाद चखते हुए देख रही थी। उनके सामने बैठे थे रहस्यमयी मास्टर ब्लैंच। उन्होंने बड़ी सावधानी से एक खूबसूरत टी कप उठाया और उसका एक छोटा सा घूंट लिया। अगले ही पल वो पूरी तरह ठिठक गए। उन्होंने धीरे से कप नीचे किया और उनके मुंह से एक भारी सांस निकली। हाँ, उनके गाल पर ठंडे पसीने की एक बूंद उभर आई। उस गहरे, तेज और बेहद शक्तिशाली स्वाद ने उनकी इंद्रियों को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने धीरे से कप के अंदर झांका। उसमें गहरे काले रंग का तरल धीरे धीरे लहरा रहा था। कुछ पल तक वो उसे अविश्वास से देखते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, ये? उनकी आवाज में हैरानी और गहरा सम्मान दोनों साफ छलक रहे थे। ये वाकई शैतान का पेय है।